हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बेंचर्स एकेडमी। आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 10th के द वेरी फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका जो थोड़ा सा पार्ट है आप अपनी प्रीवियस क्लास यानी कि 9th क्लास में ऑलरेडी डील कर चुके हैं, बट फिर भी हम उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक देखेंगे और फिर उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। प्लस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके इस चैप्टर को मैं सिंगल लेक्चर में पूरे कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ कवर कर दूं और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं वो भी आपको बताती चली जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और जब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत ही सुंदर सा आर्ट आपको नजर आ रहा है। एक पेंटिंग नजर आ रही है जिसको पेंट किया गया था बाय फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा इन 1848। अब अगर हम इस पेंटिंग की थीम की बात करें तो इस पेंटिंग का नाम जैसे कि आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यानी कि फ्रेडरिक सोयो ने अपनी पेंटिंग के द्वारा क्या बताने की कोशिश की गई है, जैसा कि आप सभी को पता है कि उस टाइम पे नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वाला जो कंसेप्ट था वो अभी तक नहीं आया था। इट मींस व्हाट कि सारे नेशन सारे कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ मोनार्की एब्सोल्यूटिस्ट चली आ रही थी। मोनार्की यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। और वहां पर क्या हुआ कि जब सारे देश की जो जनता है वो इकट्ठे हो गए और उन्हें लगा कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें मैदान में उतरना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। राइट, तो यहाँ पर आप इस पेंटिंग को देखिए, ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देशों से लोग जो हैं वो मार्च पास्ट करते हुए इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। राइट, बहुत सारे देश के लोग यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये मार्च पास्ट करते हुए अपने अपने देश का झंडा लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यू ऑल नो वेरी वेल। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज व्हाट कि एक ऐसा स्टैचू जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पीपल्स हैं, द पीपल्स फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, मेन है, वुमेन है, सभी हैं, ऑल एजेस ऑल क्लासेस के लोग जो हैं वो बहुत ही दूर से देखिए मार्चिंग करते हुए स्टेचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच रहे हैं तो दे आर शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी ने अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट को होल्ड किया हुआ है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कि मैन के जो राइट्स होते हैं, जो इक्वालिटी होती है, उनके पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ये उन्होंने एक हाथ पर चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन जो है उन्होंने होल्ड किया हुआ है। फिर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्विट्जरलैंड जो है, दे आर लीडिंग द मार्च। यूनाइटेड, यहाँ पर देखिए, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्विट्जरलैंड जो है वो ऑलरेडी स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास जो है वो पहुंच चुके हैं, बिकॉज उस टाइम पे सबसे पहले जो रिपब्लिक कंसेप्ट जो है, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, वो सबसे पहले लागू हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड में। दैट्स व्हाई दे आर लीडिंग द मार्च, फॉलोड बाय फ्रांस। यहाँ पर देखिए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू देयर नेशनल फ्लैग, जो कि इनका रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर है, फॉलोड बाय फ्रांस, जर्मनी, ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का जो फ्लैग है वो जर्मनी का है। और ऐसे करते हुए बहुत सारे देशों से जो लोग हैं वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च करते हुए आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है आपको ऊपर दिख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो इसे देखकर काफी खुश हो रहे हैं कि लोगों को उनका अधिकार मिल चुका है। इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट के अलावा और भी जितने एंजल्स हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब लोग काफी खुश हैं, सबको स्वतंत्रता मिल चुकी है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, रिपब्लिक आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है। ये सारी बातों को देखकर हेवन से जो जीसस क्राइस्ट हैं और जो एंजल्स हैं वो उन्हें देखकर काफी खुश हो रहे हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है और इस कचरे के ढेर में देखिए यहाँ पर आपको मुकुट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स व्हाट कि जो मोनार्की सिस्टम है, जो एब्सोल्यूटिस्ट है, वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है।
फिर यहाँ पर आपको ये जो ट्री नजर आ रही है, दिस ट्री इज नोन एज ट्री ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स व्हाट कि सबको फ्रीडम जो है अलग अलग, जहां जहां जिस बात की फ्रीडम चाहिए थी वो फ्रीडम जो है वो लोगों को मिल चुकी है। तो अपनी इस पेंटिंग के जरिए फ्रेडरिक सोरियो ने अपने थॉट्स रखे एंड ही ड्रू दिस पेंटिंग ऑन 1858, सॉरी 1848 को उन्होंने ये पेंटिंग जो है अपनी ड्रॉ की। और इस पेंटिंग की मदद से उन्होंने दर्शाया कि किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो रोज हुआ इन यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इट मींस व्हाट कि आपने जो 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपने पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक लेकर हम फिर अपने इस चैप्टर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में बनना स्टार्ट हुआ, उसका मेकिंग कैसे स्टार्ट हुई। फिर हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो कि 1830 से 1848 को एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो इस एज में ऐसे कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए और उनका क्या इम्पैक्ट रहा ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। फिर विल टॉक अबाउट द विजुअलाइजेशन द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन, एंड देन विल टॉक अबाउट नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो चलिए बिना टाइम गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर नेशनलिज्म की बात हो रही है तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, वो पैट्रियोटिक फीलिंग, दैट मीन्स व्हाट की फीलिंग ऑफ लव फॉर योर कंट्री, जो देशभक्ति की भावना आपके मन में अपने देश के लिए उमड़ती है, वही क्या कहलाता है, वही नेशनलिज्म कहलाता है। फिर जब यहाँ पर देखा जाए नेशनलिज्म जो है वो जो देशभक्ति की भावना आपके दिलों में अपने देश के प्रति उमड़ रही है, वो किस बात को लेकर उमड़ रही है, तो इट वाज फॉर नेशन। जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट था वो क्या था कि यहाँ पर जो नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए कि ये एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ पर सिटीजन्स जो है दे विल शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन इन लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर एक्सेट्रा। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि अगर एक ही देश है, एक ही राज्य है, तो वहां पर एक ही राज्य में अलग अलग भाषाएं प्रचलित थी, हायर क्लास लोअर क्लास वाला सिस्टम था, राइट। तो वहां पर लोग क्या चाहते थे कि ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो हट जाए और सिर्फ एक देश हो जहां पर सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स हो, राइट। और क्या हो कि उनकी आइडेंटिटी कॉमन हो, सबका ट्रेडिशन कॉमन हो, सबके कल्चर्स जो है वो कॉमन हो। दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड अ नेशन एंड स्टेट, नेशन स्टेट। तो फ्रेडरिक सोर्यू और उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज व्हाट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि अभी क्लास 9th का चैप्टर है, हम वहां से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका आउटब्रेक कहाँ से हुआ, इन द ईयर 1789। और वहां से लोगों के मन में जो है ये देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई, उन्हें लगा कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और फिर वहां से जो है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की जो है शुरुआत हुई। सबसे पहला एक्सप्रेशन नेशनलिज्म के लिए जब जिसकी शुरुआत हुई, तो वो कब हुई बेटा, 1789 में। अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान किन तरह के स्टेप्स लिए गए और क्या क्या मेजर चेंजेस आए ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वो हम देखते हैं। इट मींस व्हाट कि जब नेशनलिज्म इन यूरोप की जो स्टार्टिंग हुई, कि पूरे यूरोप में जब नेशनलिज्म फैलाने की बात हुई, तो वो कहाँ से हुई, वो स्टार्ट हुई 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब कुछ स्टेप्स जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान दे लिए गए, वो थे ideas of La Patrie and Les Citoyens was taken. La Patrie जो है इट इज अ फ्रेंच वर्ड, इनफैक्ट ले सिटोयन भी जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। ला पात्री का मतलब क्या होता है बेटा, फादरलैंड, द फादरलैंड। ला पात्री का मतलब होता है द फादरलैंड, और ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन्स। ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन्स। तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर ये जो कंसेप्ट लाया गया, ये जो आइडिया लाया गया ला पात्री और ले सिटोयन का, तो ये क्या कहना चाहते थे
कि इनका जो नेशन है, इनका जो देश है, वो उनके फादर की तरह है, उनके पिता के समान है, और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपने उस पिता के बच्चे के समान है। तो ठीक उसी तरह एक जिस तरीके से एक फादर की नजरों में उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं और वो अपने सारे बच्चों को एक प्रकार से प्रेम करते हैं, ठीक उसी तरह हमारा ये जो नेशन है वो हमारे फादर हैं। इट मीन्स दे डिनोटेड देयर कंट्री एज देयर फादर, और जो वहाँ के सिटीजन्स है वो उनके बच्चे की तरह है। तो इस तरीके से यहाँ पर आइडिया लाया गया फादरलैंड का, ताकि लोग जो हैं ठीक जिस तरीके से अपने पिता को वो प्रेम करते हैं, तो उसी तरीके से वो अपने देश को भी प्रेम करें अपने पिता के समान। इनफैक्ट न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड, नया फ्रांस का फ्लैग जो है वो नेशनल फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट्स जनरल इलेक्ट किए गए और उनको नेशनल असेंबली नाम दिया गया। राइट, न्यू हैम्स कंपोज्ड एंड ओथ्स वेर टेकन। जैसे अगर आपको अपने देश के प्रति आपको अपनी डिवोशन राइट शो करना है, तो आप क्या कर रहे हो कि अब आप कस्में खा रहे हो, वादे निभा रहे हो। ठीक, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वेयर was taken, internal custom duties and dues were abolished, uniform system of weights and measures were introduced, and French became the common language. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सारी चीजें जब अच्छी होने लगी, मोनार्की सिस्टम जो है वो कंप्लीटली अबॉलिश हो गया, लुइस 16 से जो है उनका थ्रोन जो है वो छीन लिया गया। तो उसके बाद किसकी एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री होती है नेपोलियन की, और उन्होंने फ्रांस में रूल किया फ्रॉम 1799 टू 1815। इट मींस व्हाट कि वहां पर जब नेपोलियन की जब एंट्री होती है, तो मोनार्की सिस्टम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। इट मीन्स व्हाट कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम का राजा होगा। लेकिन जैसे पहले मोनार्की सिस्टम में क्या हो रहा था कि राजा जो है वो अपनी मर्जी से सारे कानून चला रहा है, अपनी मर्जी से, मतलब उसकी मर्जी के बिना वहां पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जैसे ही मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ कि एक सिर्फ नाम का हेड होगा, नाम का राजा होगा, लेकिन वो चलेगा किसके हिसाब से, वो चलेगा उस देश के कानून के हिसाब से। राइट, तो यहाँ पर जो है नेपोलियन की एंट्री होती है 1789 सॉरी 1799 से 1850 तक, 15 तक जो है उसने राज किया। और फिर इसी जब वो राज कर रहा था उसी दौरान उसने अपना ये 1804 को अपना उसने अपना सिविल कोड लेकर आया, जिसको आप नेपोलियनिक कोड भी कहते हो। और इस जब उसने अपना ये कोड को जब वो लेकर आया, इस कोड को जब उसने इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर जो है उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी थे और कुछ नेगेटिव साइड्स भी थे। नेगेटिव साइड्स की वजह से लोगों के अंदर नेपोलियन के लिए जो रेस्पेक्ट था वो कंप्लीटली गिर गया। ठीक, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट्स जो थे वो भी काफी अच्छे थे। जैसे सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स हम देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या हुआ कि कानून के सामने सारी जनता एक समान है, सब कोई एक समान है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कोई भी इंसान कहीं भी प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकता था। ठीक, फिर सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, कर्ज जो लेन देन था, जमींदार जो है वो लोगों को कर्ज देते थे, फिर वो कर्ज में डूब जाते थे एंड ऑल, ये सारा सिस्टम जो है वो कंप्लीटली एबॉलिश हो गया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम serfdom एंड मनोरियल ड्यूज, जो किसान थे जिनका काफी ज्यादा कर्ज था और जो कर्ज में डूबे हुए थे, तो उनको कंप्लीटली फ्री कर दिया गया। राइट, इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी काफी इम्प्रूव हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने काफी अच्छे काम भी किए, लेकिन लेटर ऑन उसने क्या किया कि नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब कि अब कोई वोट नहीं डाल सकता। राइट, और जो इन्होंने पार्टीज पॉलिटिकल क्लब्स बनाए हुए थे वो सारे क्लब्स को उसने निरस्त कर दिया। टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। सेंसरशिप इम्पोज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर में कोई भी नेपोलियन के खिलाफ लिख देता है, तो फिर वो उसको जान से मार देगा। मतलब उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता, तो उसने सेंसरशिप इम्पोज कर दी। एंड एज वेल एज कि वहां पर जितने भी जनता थे
जो भी मेल उनके जो मेल पॉपुलेशन जो था, दे वेर फोर्स्ड टू जॉइन फ्रेंच आर्मी। ठीक, जबरदस्ती, अगर वो सो भी रहा है कहीं पे तो जबरदस्ती उठा के उसे फ्रेंच आर्मी जो है वो ज्वाइन करवा दिया जाता था। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये सारे जो थे, जब नेपोलियनिक कोड उसका आया, सिविल कोड आया 1804 में, तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। ठीक, फिर अब बात करते हैं कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब यूरोप को नेशनलिज्म बनाने की शुरुआत किस तरीके से हुई, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उस टाइम तक नो नेशन स्टेट्स वेयर इन यूरोप। नेशन स्टेट वाला जो कंसेप्ट था यूरोप में कहीं भी नहीं आया था, बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नेशन स्टेट की जो कंसेप्ट है उसके पीछे का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया। तो अभी तक यूरोप में नो नेशन स्टेट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि ना तो किसी की कॉमन आइडेंटिटी थी और ना ही कॉमन कल्चर था। तरह तरह के लोग रहते थे, तरह तरह की बातें थी, तरह तरह की लैंग्वेजेस थी, किसी की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। राइट, पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हंगरी जो है, जैसे हंगरी है, हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार एंड अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, एंड इन गैलिशिया पीपल स्पोक पॉलिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री एक ही है, बट फिर भी लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं था, तो नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट यूरोप में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। वहीं अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी थी, है ना, तो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि लोगों को तीन कैटेगरीज में बांट दिया गया था। लेकिन ये जो थर्ड कैटेगरी है इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी जो है वो शुरुआत में दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। पहला तो था आपका एरिस्टोक्रेसी। अब अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एरिस्टोक्रेसी के अंदर जितने भी पीपल आते थे वो सबसे पहले उनकी पॉपुलेशन काफी कम थी, देव उनकी लेस पॉपुलेशन थे उनका। लेकिन अगर हम पीसेंट्री की बात करें तो पीसेंट्री में क्या हुआ कि ये ह्यूज पॉपुलेशन वाले थे, इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा थी। और ये जो थे एरिस्टोक्रेसी, ये हाई क्लास को बिलोंग करते थे, और ये जो पीसेंट थे ये लोअर क्लासेस को बिलोंग करते थे। और ये डोमिनेटिंग टाइप के पीपल यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। दे वर डोमिनेटिंग एंड दे वर सफरर्स। पीस सेंट्री वाले जो थे दे वर सफरर्स। यहाँ पर ये जो थे सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स थे, और ये कैसे थे, लैंडलेस थे। ओके, और यहाँ पर इनके पास सारे राइट्स थे, दे हैड ऑल राइट्स। जैसे एग्जांपल वोटिंग राइट्स थे, ये वोट डाल सकते थे। लेकिन पीसेंट्री के पास किसी भी तरीके की राइट्स नहीं थी। ठीक, फिर क्या हुआ कि आफ्टर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के बाद एक नया क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस होता है इस यूरोपियन सोसाइटी में। और वो क्लास कौन सा था, मिडिल क्लास था। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, कि ऐसा क्या हुआ कि मिडिल क्लास जो है वो उनकी एंट्री होती है। किस तरीके से लोग जो है, पहले देखिए क्या हो रहा था कि सिर्फ यूरोपियन सोसाइटी जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। दो तरीके के लोग वहां पर एग्जिस्ट करते थे, एक तो थे एरिस्टोक्रेसी और दूसरे थे पीसेंट्री। ठीक, तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन लेटर आफ्टर 18th सेंचुरी एक नई क्लास जो है, एक नया सेक्शन जो है वो आ जाता है। ऐसा इसीलिए थर्ड सेक्शन क्यों बना, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या हो चुका था कि लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज सेटअप करने लगे थे, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई थी। राइट, तो अब यहाँ पर जो वर्कर्स थे जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, अब उन्हें क्या करना है, मशीन्स ऑपरेट करनी है। तो मशीन्स ऑपरेट करने के लिए सबसे पहली जरूरत उन्हें क्या पड़ी कि उन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें मशीन्स ऑपरेट करना है। तो मशीन्स ऑपरेट करने के लिए उन्हें पढ़ाई की भी जरूरत है, तभी तो वो मशीन ऑपरेट कर पाएंगे। अब जैसे ही वर्कर्स जो हैं वो पढ़ाई स्टार्ट किए, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया ये सोचकर कि आगे जाकर ये भी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनके जो बच्चे थे वो अच्छा खासा पढ़ने लगे और पढ़ लिख कर वो टीचर बने, डॉक्टर बने। और जैसे एजुकेशन बढ़ता गया, एजुकेशन बढ़ा। देखिए एजुकेशन का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। राइट, एजुकेशन आया तो अब लोगों के मन में ये जिज्ञासा आई कि नहीं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। सारा हक सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेसी जो सेक्शन के जो पीपल हैं उन्हें क्यों मिलता है। तो ये बात जो है बिकॉज ऑफ एजुकेशन उनके दिमाग में आई। और फिर एक नया सेक्शन जो है दैट इज द न्यू मिडिल क्लास, उसकी जो है
स्टार्टिंग हुई आफ्टर 18th सेंचुरी। और यहाँ पर जो है जब लोग उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एजुकेटेड पीपल थे, तो एजुकेटेड क्लास वेयर आइडियाज ऑफ नेशनैलिटी गेन पॉपुलैरिटी। डेफिनेटली वो पढ़ेंगे लिखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। और फिर यहाँ पर जो है नेशनैलिटी वाला जो है आइडिया जो है वो काफी पॉपुलर हुआ। फिर इन्होंने किसकी डिमांड की, जो मिडिल क्लास के जो जनसंख्या वाले जो पीपल थे उन्होंने डिमांड किया फॉर लिबरल नेशनलिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल नेशनलिज्म? अगर हम लिबरल नेशनलिज्म की बात करें तो इन्हें क्या चाहिए था, लिबरल नेशनलिज्म की बात करें जहां पर इनको इंडिविजुअल फ्रीडम मिल रही हो, राइट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब इक्वल हो। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है जो भी काम कर रही है, जो भी चेंजेस ला रही है, वो वहां की जनता से पूछ कर करे कि क्या ये सही है क्या ये नहीं है। मतलब जनता जो है वो अपनी राय दे सकती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर उनकी राय राय को लेकर अडॉप्ट करके कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब सारी चर्चा करके फिर उस काम को करे। इट मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का मतलब कि कहीं पर भी किसी को भी आजादी हो, ट्रेड कर सके, कोई भी कहीं भी फ्रीली अपना मार्केट लगा सके। तो ये सब जो है, ये मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड पीपल थे, दे डिमांडेड फॉर लिबरल नेशनलिज्म। और लिबरल नेशनलिज्म के अंदर जो है वो इस तरीके की बातें आई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जुल्वरीन जो है एक कस्टम यूनियन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा है जुल्वरीन, जुल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन जिसकी फॉर्मेशन हुई 1834 में। जब उन्होंने लिबरल नेशनलिज्म की बात करी, लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, गवर्नमेंट कंसेंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो उन्होंने क्या किया कि दे स्प्रेड नेशनलिज्म ड्यू टू विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। अब यही जो मिडिल क्लास था उन्होंने अब अपने देश के प्रति जो नेशनलिज्म है वो पूरी तरीके से स्प्रेड किया और फिर लोगों के अंदर देशभक्ति जगाई। और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इट टुक प्लेस। और ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिफरेंट टैक्सेस इन स्टेट रिमूव्ड। बहुत सारे टैक्सेस जो काम कर रहे थे बहुत सारे स्टेट्स में वो धीरे धीरे रिमूव होते गए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, राइट। और जब टैक्सेस को रिमूव करने के लिए एक कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन किया गया जो क्या था, जोल्वरीन था। जो क्या था, जोल्वरीन था। अब जोल्वरीन क्या करता था, दे अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कुछ ट्रेड कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, सपोज आप समंदर के रास्ते से आप अपना सामान जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आपको अपने देश का सामान किसी दूसरे दूसरे देश में भेजना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टैरिफ जो है वो भरना पड़ता था, ठीक। तो यहाँ इस वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेड नहीं करते थे। तो यहाँ पर जैसे ही जुल्वरीन आया तो जुल्वरीन आने के बाद टैरिफ बैरियर जो है उसको खत्म कर दिया गया। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ करेंसीज जो थे वो रिड्यूस हो गए। जैसे क्या होता था कि उस टाइम पे 30 करेंसीज जो है, 30 करेंसीज जो है उस टाइम पर चला करती थी, लेकिन जैसे ही जुल्वरीन आया तो उसमें से 28 करेंसियों को बंद कर दिया गया और सिर्फ दो करेंसी जो है उस टाइम पर यूज में आए, ठीक। और उन्होंने इनफैक्ट क्या किया, दे प्रमोटेड नेटवर्क ऑफ रेलवेज टू स्टिमुलेट मोबिलिटी, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद एक नया मतलब कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या हुआ, पुराने ख्यालात जो है वो अभी तक जिंदा थी। मतलब क्या हुआ कि 1815 के टाइम पे कौन था, नेपोलियन था। अब नेपोलियन क्या करता था, नेपोलियन अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहता था। इनफैक्ट वो दूसरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपोलियन क्या कर रहा था, एक तो उसका नेपोलियनिक कोड का जो माइनस पॉइंट था, जो नेगेटिव पॉइंट था वो क्या था कि वो लोगों को घर से उठा के जबरदस्ती फौज में भर्ती कर दे रहा था, ठीक। अब वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका जो टेरिटरी है वो काफी बड़ा हो। अब अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, युद्ध स्टार्ट कर दिया। और युद्ध स्टार्ट करते करते जो सुपर पावर्स थे उनसे वो दुश्मनी मोल ले लिया। और वो सुपर पावर्स कौन थे, प्रैब कंट्रीज, PRAB।
P stands for Prussia, R stands for Russia, A stands for Austria and B stands for Britain. तो अब वो उसने क्या किया, इसने इनसे दुश्मनी मोल ले ली। अब जैसे ही क्या हुआ, इनसे दुश्मनी मोल ले ली, इनसे वो क्या किया, वॉर करता रहा, बैटल करता रहा, युद्ध करता रहा। और जब वो इनसे युद्ध कर रहा था, उस युद्ध को क्या कहा गया, बैटल ऑफ वाटरलू। उस युद्ध को क्या कहा गया, बैटल ऑफ वाटरलू। अब वॉर के बाद उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन करी। जब नेपोलियन हार गया, जब वो इनसे वॉर कर रहा था अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए, तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और वो बैटल ऑफ वाटरलू हार गया। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई, जिसको क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ वेना इन 1815। अब ये जो देश थे, प्रैब जो देश थे, यहाँ पर मोनार्की अभी तक चली आ रही थी। जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पर, जहाँ पर नेपोलियन है, राइट, नेपोलियन है, वहां पर क्या हुआ है कि मोनार्की जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। और जो लुइस फिलिप था, उसको वहां से हटा दिया गया है। और उसको वहां पर, मतलब बर्बन डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई है, और वहां पर कौन आ चुका है, वहां पर नेपोलियन आ चुका है। और वो वहां पर अपनी सिविल कोड के जरिए वहां पर रूल कर रहा है। तो जैसे ही उनको पता चला प्रैप को, तो उन्हें काफी गुस्सा आया। वो तो ऑलरेडी अपना जो बैटल है, नेपोलियन वो हार चुका था, राइट। तो अब इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था, इस ट्रीटी ऑफ वियना में ये लिखा था कि पूरे देशों में मोनार्की, जैसे कि प्रशिया में मोनार्की चल रही थी, रशिया में, ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में, सब जगह क्या चल रही थी, मोनार्की चल रही थी, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि नेपोलियन जो है वो अपना सिविल कोड दे रहा है। तो उसने, वो जैसे ही अपना बैटल हार गया, तो उसने सबसे पहले उस वहां पर क्या किया, फ्रांस में उसने सिविल कोड को कैंसिल किया। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, इस ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर दिया गया। मतलब फिर से कौन आ गया, फिर से आ गया यहाँ पर लुइस 16। ठीक। तो बर्बन डायनेस्टी जो है वो वापस से रिस्टोर हो गई और पावर में आ गई फ्रांस में। ओके। और फिर यहाँ पर क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस, फिर नेपोलियन जो है उसको बाहर कर दिया गया। फिर अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना हो गया। फिर रिवॉल्यूशनरीज, ठीक, रिवॉल्यूशनरीज टू अपोज ट्रीटी ऑफ वियना। तो कौन कौन से रिवॉल्यूशनरीज थे, जो कि अब क्योंकि वापस से वहां पे मोनार्की आ गई, जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुई थी, अब वापस से क्या हो गया, वहां पे मोनार्की आ गई, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। रिवॉल्यूशनरीज जो है वो आगे आई, जिसमें सबसे आगे जो जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो थे गिउसेप्पे मजीनी। ये देखिए, he was the man, गिउसेप्पे मजीनी। ओके। और ये he was born in Geneva in 1807 and in fact ये कौन थे, अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई कार्बोनरी, जो कि ये वहाँ के मेंबर थे। इनफैक्ट ही फॉर्म मेनी क्लब्स, है ना, बहुत सारे क्लब्स बनाए, जिसमें जो था यंग इटली, जो कि कहाँ पर था, मार्सिल्स में था। यंग यूरोप इन बेरने। और ये किस पे बिलीव करते थे, ही बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। वो चाहते थे कि इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए, एक साथ हो जाए, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाए। तो सोसाइटीज जो है वो सेटअप हुई जर्मनी में, फ्रांस में और पोलैंड में। इन्होंने सोसाइटीज डेवलप सेटअप की जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड में। एंड ही बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। जो एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज जो आई, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो आया, इसको रिवॉल्यूशन कर लेना, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कब तक आया, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो था वो 1830 से 1848, यहीं पर जो है सारे रिवॉल्यूशन हुए। तो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो है 1830 से 1848 के बीच हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 पे क्या हुआ, जो बोर्बन बर्बन किंग्स थे फ्रांस के, दे वेर ओवरथ्रोन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड। मतलब जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो बर्बन डायनेस्टी वापस से रिस्टोर हो गई थी, जुलाई 1830 में बर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस को ओवरथ्रो कर दिया गया, और वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। ओके। फिर क्या हुआ कि जो बेल्जियम जो है, दे ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड में जो यूनाइटेड किंगडम्स थे, बेल्जियम था, ये सारे कुछ एक ही साथ थे, लेकिन बेल्जियम जो है वो उनसे अलग हो गया।
और ग्रीस जो है विच हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ग्रीस जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था सिंस द 15th सेंचुरी, दे स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस। अब ऑटोमन एम्पायर के अंदर कौन आता था? ग्रीस आता था। अब इन्हें क्या करना था? सिंस 15th सेंचुरी से अब इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ओके, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। और यहाँ पर जो स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस में ग्रीस पे, वो चल रहा था 1821 से। 1821 से जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, उनकी स्ट्रगल चल रही थी। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रीक वॉर जो पब्लिक है दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स, वेस्ट यूरोपियंस, आर्टिस्ट एंड पोएट। ओके, उनको कहाँ से सपोर्ट मिला? जो ग्रीक वॉर जब हो रहा था तो उसके जो पीपल्स थे, जो पब्लिक थी, दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स, वेस्ट यूरोपियंस, आर्टिस्ट एंड पोएट्स। और फिर वॉर के बाद एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है 1832 में साइन की गई, जहां पर उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, ग्रीक वॉर 1821 से जो चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रही थी इनकी, तो उसके बाद 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो साइन किया गया, जिसमें ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अगर देखा जाए तो ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, ये किसके बीच साइन हुआ था? इट वाज साइंड बिटवीन द ग्रेट पावर्स, क्योंकि हो सकता है कि ये पूछ ले, अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हैं तो ये और भी ज्यादा आपका जो आंसर है वो काफी इम्प्रेसिव हो जाएगा। तो ये जो ट्रीटी जो था, इट वाज साइंड बिटवीन द ग्रेट पावर्स। और ग्रेट पावर्स उस टाइम पे किसको कहा जाता था? रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ओके, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच जो है ये साइन हुआ। ग्रेट ये जो ट्रीटी है वो ग्रेट पावर्स और ऑटोमन एम्पायर के बीच साइन हुआ। ग्रेट पावर एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में, ग्रेट पावर्स में कौन कौन थे? रशिया थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, और ऑटोमन एम्पायर था। इनके बीच ये ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी पे क्या लिखा गया था कि ग्रीस जो है अब वो इंडिपेंडेंट नेशन है। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्रीक वॉर के बाद कौन कौन से मूवमेंट्स टेक प्लेस हुए। तो सबसे पहला आया रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या था? कि ये एक रोमांटिक इमेजिनेशन था और नेशनल फीलिंग थी, लोगों के अंदर देशभक्ति जागरूक करने के लिए, उनके मन में जगाने के लिए जो है थ्रू द आर्ट, है ना, कल्चरल मूवमेंट के थ्रू, और गाना बजाना, साइंस के थ्रू, रीजंस के थ्रू, कि किस तरीके से लोगों के अंदर प्यार के तरह, मतलब पोयम, पोएट, ये जो थे म्यूजिक की तरह, आर्ट की तरह, ठीक, इंट्रोड्यूस्ड थ्रू म्यूजिक, आर्ट एंड लव। तो किस तरीके से लोगों के अंदर जो है आप देश के प्रति प्रेम जगाएंगे। तो इसकी ग्रीक वॉर के बाद जो आया, जो मूवमेंट आया, दैट वाज फर्स्ट वाज रोमांटिसिज्म। तो यहाँ पर जो है पॉलिश लैंग्वेज जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया रशिया में एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को जगाने के लिए रोमांटिसिज्म के थ्रू जो है पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया रशिया में, थ्रू सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। एक जर्मन फिलोसोफर हैं जोहान गॉटफ्रिड हेडर, he tried to discover culture among common people through folk songs, folk poetry and folk dances. So this was the concept of romanticism. The movement started after Greek war. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, जिसको आप इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन फ्रॉम 1830 टू 1848 भी कहते हो। एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या इकोनॉमिक हार्डशिप के नाम से आ सकता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से आ सकता है। देखिए आपको ये क्वेश्चन है वो कितने ढंग से पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम जिस तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, right? But it can be asked in the way of what was the economic condition during 1830 to 1848, या how was the economic hardship, है ना। 18, जैसे कि अगर आप देखा जाए तो 1830 जो है इट वाज द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। वहां पर जो इकोनॉमिक है वो काफी डिप्रेशन पे चला गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन होने लगा, इकोनॉमिक जो है वो घटती चली गई, ठीक। और किस तरीके से जो है इकोनॉमिक में चेंजेस आए, इकोनॉमिक कंडीशन पूछ सकता है आपको। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1830 जो ईयर था, ईयर 1830, this year was known as economic great year of great economic hardship। और causes क्या था इकोनॉमिक हार्डशिप का? इट मींस व्हाट, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वर्स्ट क्यों होती जा रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, कि सबसे पहले क्या हुआ कि पॉपुलेशन काफी इंक्रीज हो गई,
ओके, पॉपुलेशन जो है वो काफी इंक्रीज हो गई, लोग जो है वो माइग्रेट करने लगे, रूरल से अर्बन की तरफ जाने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, फूड के प्राइसेस क्यों बढ़ गए, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया, इतना वॉर हो रहा है, लोग जो है वो रिवॉल्यूशन पे निकल गए हैं, सारे पीजेंट्स फार्मर्स जो है वो रिवॉल्यूशन पे उतर आए हैं। तो अब क्रॉप की जो देख रेख है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो क्रॉप जो है क्रॉप फेलियर हो गया, अब क्रॉप फेलियर की वजह से क्या हुआ, फूड प्राइसेस में हाइक हो गया। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि इट रिजल्टिंग इन पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो गरीबी बढ़ती चले गई, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थे वो बंद हो चुके थे, अब पूरी की पूरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रही थी। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हंगर, हार्डशिप और मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वर्स्ट हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। फिर 1848 में जो पॉपुलेशन ऑफ पेरिस था, दे केम आउट ऑन द रोड्स एंड लुइस फिलिपे वाज फोर्स्ड टू फ्ली एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड आवर रिपब्लिक। 1845 में क्या हुआ कि जो वीवर्स थे इन सिलेसिया लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये सारे जो हैं, ये सारी जो कंडीशन है, इट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ जो इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन वर्स होती जा रही है, तो दिस वाज द रीजन फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है कि 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ बाय द लिबरल्स, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिवॉल्यूशन था, इट वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हु कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। 1848 में जो मिडिल क्लास थे उन्होंने रिवॉल्यूशन छेड़ा, क्रांति छेड़ी, और ये जो था इट वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जिन्होंने अपने डिमांड्स जो हैं वो रखा, कॉन्स्टिट्यूशन में उसे जोड़ने की बात कही, और सारे लोग जो हैं विद नेशनल यूनिफिकेशन, जो जो नेशंस थे वो बेसिकली क्या हो चुके थे, सेपरेट हो चुके थे, स्कैटर हो चुके थे, राइट। तो वो क्या चाहते थे कि नेशनल यूनिफिकेशन हो। फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या हुआ, कैसे हुआ कि 18th में 1848 को जो मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, दे इलेक्टेड 831 representatives who took their places in the Frankfurt Parliament, convented in the Church of St. Paul, and drafted a constitution for the German nation. जर्मन नेशन की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 18th में 1848 को पॉलिटिकल एसोसिएशन ने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, और उन्होंने क्या किया, अपने जो जगह है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ले ली। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, इट वाज अपोज्ड बाय किंग ऑफ प्रुशिया and also lost its all social basis as no rights were given to workers and women। यहाँ पर जो किंग ऑफ प्रशिया है उसने इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपोज किया, राइट। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का राइट्स जो है वो वर्कर्स और वुमेन्स को नहीं दिए जा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारे जो थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसको अपोज किया गया। It forced the autocratic monarchs to introduce some changes, serfdom and bonded labor was abolished. Hungarians were granted more autonomy। जो हंगेरियंस मतलब हंगर देश के जो वासी थे उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। ओके, चलिए अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली की। तो जर्मनी की अगर हम बात करें तो 1848 में जर्मनी जो है ट्राई टू यूनिफाई। 1848 में जर्मनी ने ट्राई किया यूनिफाई करने का, बट वो नहीं कर पाए, क्योंकि जर्मन एम्पायर जो था वो किसके अंडर था, इट वाज अंडर किंग वेलहेम फोर्थ। उस टाइम पे 1848 में पहले जर्मनी ने ट्राई किया यूनिफाई करने का, बट नहीं कर पाए, क्योंकि जर्मनी जो था वो किसके अंडर था, किंग वेलहेम फोर्थ के अंडर था, ठीक। तो उस टाइम पे नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर जब वो जर्मनी जो है वो यूनिफाई नहीं हो पा रहा था, तो प्रुशिया ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जो ऑटोवन बिस्मार्क है, ऑटोवन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के, तो उन्होंने नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट की जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी के लोग जो है वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि जर्मन एम्पायर किसके अंडर था, किंग वेलहेम फोर्थ के अंडर था, तो प्रुशिया ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और जो ऑटोवन बिस्मार्क थे, जो कि चीफ मिनिस्टर थे प्रुशिया के, उन्होंने नेशनलिज्म मूवमेंट को लीड किया इन जर्मनी। और इसी बीच क्या हुआ कि तीन युद्ध जो है, तीन वॉर जो है वो लड़े गए बिटवीन
1864 टू 1870, मतलब लगभग 7 सालों में, 7 सालों के लिए ये जो है 7 सालों के बीच 3 युद्ध हुए। और जो है अ, जब हुए तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारा लॉस हो गया कंट्री को, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ कंट्री को। और फिर न्यू जर्मन एम्पायर वाज फॉर्म्ड, जिसमें जुडिशियल और लीगल सिस्टम थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 वॉर ओवर 7 years एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री। प्रशिया की जीत हुई। 3 युद्ध जो है वो लड़े गए जर्मन एम्पायर और प्रशिया के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई? प्रशिया की हुई। और कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वाज डन। और कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया हेडेड ओवर द न्यू जर्मन एम्पायर। जो न्यू जर्मन एम्पायर है उसको हेड किसने किया? कैसर विलियम फर्स्ट ने किया। फिर अब बात करते हैं इटली की। तो इटली जो है वो, it was scattered into 7 states as well as multinational Habsburg Empire। अगर हम इटली की बात करें तो वो 7 states में divided था, of which only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely state। ओके, जिसमें से सिर्फ ये जो था सार्दिनिया पीडमोंट जो था, इट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली, इटालियन के प्रिंसेस के द्वारा वो जो है वो रूल किया जा रहा था। अब क्या हुआ कि जब यूनिफिकेशन की बात आई तो इनिशियली ग्युसेप्पे मजीनी जो है, हु वाज द हेड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, फाउंडर ऑफ यंग इटली, राइट। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनिफिकेशन करना चाहा थ्रू एजुकेशन। यूनिफिकेशन प्रोग्राम जो है इनिशियली वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? बाय ग्युसेप्पे मजीनी, बट फेल हो गया। बाद में क्या हुआ? जो कि चीफ मिनिस्टर थे कैवर, कहाँ के? इटली के। ही लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्युसेप्पे गरीबाल्डी। ठीक। पहले देखिए इनिशियली यूनिफिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट कौन किया, इनिशिएट कौन किया? ग्युसेप्पे मजीनी ने किया, बट वो फेल हो गया। फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर केवर, उन्होंने मूवमेंट को लीड किया, किसकी मदद से? यूसिप्पे गरीबाल्डी की मदद से। और इन 1861 विक्टर इमानुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 तक जो है पूरा यूनिफिकेशन जो है इटली का वो हो चुका था। और वहां के जो किंग थे वो कौन थे? विक्टर इमानुअल सेकेंड। ओके, प्लस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कि था आपका काउंट केवर। केवर के बारे में हम देख लेते हैं कि वो कौन थे। काउंट केवर जो थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कभी कभी कि काउंट केवर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, लिखो। तो अगर हम काउंट केवर की बात करते हैं तो ही वॉज नाइदर द रिवॉल्यूशनरी नॉट डेमोक्रेट, ना तो वो रिवॉल्यूशनरी था ना ही वो डेमोक्रेट था, बट येट ही वॉज नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। ध्यान रखिएगा कि who was known as the real maker of Italy, तो he was Count Kever। इसका ना पूरा नाम था COUNT, काउंट केवर, OUR। ओके, काउंट केवर। और ना तो वो रिवॉल्यूशनरी था, नॉर ही वॉज अ डेमोक्रेट, बट येट ही वॉज नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। एंड ही वॉन द वॉर अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया थ्रू द डिप्लोमेटिक वेज। काफी इंटेलिजेंट थे ये। तो इन्होंने लड़ाई जो है वॉर जो है इन्होंने जीता अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया थ्रू देयर डिप्लोमेटिक वेज। फिर विक्टर इमानुअल सेकेंड जो है, इनको मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस था सर्दिनिया को चलाने का। तो इनको ये टाइटल भी दिया गया एज फादर ऑफ द फादरलैंड। ही गॉट द टाइटल फादर ऑफ द फादरलैंड। और फिर फाइनली इन 1861 ही प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मतलब जब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की जब बारी आई, ठीक, तो वहां पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश एम्पायर है इट कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, आयरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी। ओके, जो ब्रिटिश एम्पायर था इट वाज कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, आयरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी। आई गेस, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि होप सो कि ये वाला जो टॉपिक है वो आपके अभी 30% जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, इट हैज बीन ओमिटेड, बट स्टिल आई एम डीलिंग दिस, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस बार, वैसे आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर कि आपकी एनटीएससी जो है वो कंडक्ट करवाएगी गवर्नमेंट या नहीं करवाएगी, बट इन केस अगर कंडक्ट होता है तो वहां पर तो एज सच 30% वाला कोई किस्सा नहीं होगा, आपको सारे टॉपिक्स जो है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से आई एम डीलिंग दिस टॉपिक। ओके, बट अगर ओमिट हो गया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर जो है उस टाइम पे इट वाज कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, आयरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसने क्या किया? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया।
टू एम्पायर इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम देखें तो 1688 में जो इंग्लैंड है, इट वाज एज अ नेशन स्टेट। 1688 में इंग्लैंड जो है एस्टैब्लिश एज अ नेशन स्टेट। इंग्लिश पार्लियामेंट जो है सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, मोनार्की से इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो है पावर छीन लिया। एंड द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसका फॉर्मेशन हुआ। और 1801 में आयरलैंड वाज फोर्सिबली टेकन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्यूशन। और फिर उसके बाद एक नया ब्रिटिश नेशन जो है वाज फाउंडेड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ द डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। जब एक्ट ऑफ यूनियन फॉर्म हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, तो उसके बीच क्या रिजल्ट हुआ, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 1707। उसके बाद फिर जब, वैसे तो जो नेशन कंसेप्ट, जो स्टेट कंसेप्ट है वो 1688 में आ चुका था, इंग्लैंड ने एस्टैब्लिश कर लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ऑफ मोनार्की जो है, इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर लिया पावर ऑफ मोनार्की। और एक्ट ऑफ यूनियन के तहत 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। और 1801 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने आयरलैंड को फोर्सिबली अपने अंदर ले लिया बिकॉज ऑफ द फेल्ड रिवॉल्यूशन। और उसके बाद एक नया ब्रिटिश नेशन जो है वो फाउंड किया गया थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ओके, नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब क्या हुआ रहा था कि नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट जो है वो कंप्लीटली आ चुका था, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, रिपब्लिक जो है वो आ चुका था। लेकिन अब क्या था कि लोगों के मन में देशभक्ति जो है वो फूट फूट कर उमड़ रही थी। देश के प्रति उनके मन में जो प्यार था, जो प्रेम था, वो काफी खिल के उभर रहा था, नजर आ रहा था लोगों को। लेकिन क्या हुआ कि जब हम विजुअलाइजिंग द नेशन की बात करते हैं तो अब नेशंस को पोर्ट्रेट किया गया एज फीमेल फिगर, जिसको एलिगरी कहा गया। अगर हम एलिगरी की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो किसी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को, आपके अंदर के मन के प्रेम को चेहरा प्रदान करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंट्री है इंडिया, राइट। तो हम अपने भारत को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भारत का कोई चेहरा तो नहीं है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि हमारा ये जो भारत है वो भारत माता है ना। तो हमने अपने भारत को एक चेहरा दिया इन द फॉर्म ऑफ भारत माता, राइट। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो हम क्या कहते हैं, द मदर अर्थ कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी जो नेशंस थे उनको एज अ फीमेल फिगर जो है पोर्ट्रे किया गया। अब फीमेल फिगर ही क्यों, मेल फिगर क्यों नहीं? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे का प्रॉपर केयर करती है, उसका भरण पोषण करती है ना, उसे खाना खिलाती है, उसका ध्यान रखती है, तो वैसे ही जो देश होता है वो माता के समान होती है, वो अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, उनका ध्यान रखती है, इसलिए द मदर अर्थ कहा जाता है, द फादर अर्थ नहीं कहा जाता, ठीक। तो उसी तरीके से जो नेशंस थे उनको एज अ फीमेल फिगर जो है वो पोर्ट्रे किया गया। और जब आप किसी फीलिंग को, जब जैसे गुस्सा, गुस्से का कोई चेहरा होता है क्या? नहीं होता, लेकिन इमोजी के फॉर्म में आप उसको दिखाते हो। तो इमोजीज जो हम व्हाट्सएप में यूज करते हैं, दे आर बेसिकली व्हाट दे आर, एलिगरीज, राइट। तो यहाँ पर जो नेशन है, जैसे फ्रांस की बात करें तो क्या फ्रांस देश का कोई चेहरा है? नहीं। तो हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया? एलिगरी से रिप्रेजेंट किया, राइट। तो जो फ्रांस की जो एलिगरी थी वो कौन थी? मरीन। ये देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है मरीन, जो कि एक कॉमन क्रिश्चियन नेम है। जर्मनी की कौन थी? जर्मेनिया। तो यहाँ पर जर्मनी की अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये जो है ताज पहना हुआ है ओक लीव्स का, ठीक। और ये यहाँ पर क्या है, उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ा हुआ है, जर्मनी का झंडा है, पीछे से रेस नजर आ रही है, यहाँ पर आपको टूटा हुआ चेन नजर आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये देखिए, ये इसको हमने इकट्ठे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर इन्होंने चेस्ट ब्रेस्ट का जो है ये इसने यहाँ पर पहना हुआ है। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। जो ब्रोकन चेन्स है यहाँ पर, आपको ये जो ब्रोकन चेन्स जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बीइंग फ्री, मतलब अब सब जो है फ्रीडम उनको मिल चुकी है, सब जो है आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट प्लेट दिख रहा है ये ईगल के साथ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यहाँ पर ये जो आपको ताज नजर आ रहा है, ये जो इन्होंने पहना हुआ है अपने सर पे, क्राउन ऑफ ओक लीव्स का ये जो ताज है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स हीरोइज्म। स्वॉर्ड जो है, स्वॉर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? कि आप फाइट के लिए रेडी हैं, रेडी टू फाइट, मतलब आप कभी भी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं।
ये ऐसा नहीं कि किसी को भी मार पीट के आ रहे हो, ऐसा नहीं ना, रेडी टू फाइट मतलब आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लड़ सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है स्वॉर्ड को। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऑलिव ब्रांच जो है, ये देखिए ये ऑलिव ब्रांच जो है स्वॉर्ड के अराउंड जो है वो लगा हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर ये जो तलवार है वो युद्ध का प्रतीक है, मतलब आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, इसको दर्शाता है, तो वहीं पर ये जो ऑलिव ब्रांच है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कि ये विलिंगनेस टू मेक पीस, कि वो शांति बनाए रखने की आपसे शांति बनाए रखना चाहते हैं, ये भी वो जो है ये भी कह रहे हैं वो। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो है उनका फ्लैग है। और रेज ऑफ राइजिंग द सन, यहाँ पर आपको पीछे से देखिए, ये आपको रेज ऑफ राइजिंग द सन यहाँ पर नजर आ रहा है, ये इस तरीके से रेज ऑफ राइजिंग द सन, तो बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ओके, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, लैपटॉप हैंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म की अगर बात की जाए, तो नेशनलिज्म इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के एंड में जो नेशनलिज्म था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? इंपेरियलिज्म में। ठीक, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंपेरियलिज्म? ठीक, इंपेरियलिज्म क्या होता है, किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया, वो देखते हैं। क्या होता है यहाँ पर कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जो पॉलिसी ऑफ एक्सपैंडिंग कंट्रीज है बाय द यूज ऑफ पावर, मिलिट्री एंड अदर नीड्स। ठीक, यहाँ पर इंपेरियलिज्म बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी कंट्री को एक्सपैंड कर रहे हो अपने पावर्स का, मिलिट्री पावर्स का इस्तेमाल करके, और अपने अदर जो अदर नीड्स है उनका इस्तेमाल करके। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, बल्कान रीजन जो है, तो बल्कान रीजन जो है वो रीजनल और एथनिक डाइवर्सिटी का प्रतीक था। बल्कान रीजन में आपको रीजनल और एथनिक डाइवर्सिटी आसानी से देखने को मिल जाती थी। तो जो ग्रेट पावर्स थे जैसे रशिया, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा, तो वो क्या करना चाहते थे? दे ट्राई टू एस्टैब्लिश पावर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ वॉर। जैसे देखिए बल्कान की अगर हम बात करें, तो बल्कान काफी अच्छा, मतलब सर्व संपन्न राज्य था, सर्व संपन्न देश था, काफी रीजनल और एथनिक डाइवर्सिटी थी वहां पे। अब रशिया, जर्मनी, फ्रांस जो थे, उनके पास जो पावर्स काफी, जिनको ग्रेट पावर्स के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें जो है अपना पावर स्टैब्लिश करना चाहिए और डिस्ट्रक्शन वहां पर, मतलब तहस नहस कर देना चाहिए बाय कॉजिंग वॉर। ठीक, तो अब उससे क्या हुआ कि फाइनली जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो टेक प्लेस हुआ, क्योंकि सबके सब जो थे वो क्या करते थे? बल्कान को अपने अंदर जो है वो मिलाना चाहते थे, अपने देश को बढ़ाना चाहते थे, बाउंड्री को बढ़ाना चाहते थे। दैट इज योर वॉट, दैट इज योर इंपेरियलिज्म। और बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म जो था वो किस में कन्वर्ट हो चुका था? इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट हो चुका था। अब क्या हो रहा था कि अब बल्कान में क्या था, वहां पे डाइवर्सिटी थी, बहुत डाइवर्सिटी थी वहां पे, बहुत ही पॉली स्पीकर्स थे, तो रशियन थे, यूरोप के काफी कंट्रीज उस जगह के लिए लड़ने लगे, और इसी की वजह से वहां पर क्या कॉज हुआ? फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। बल्कान को अपने अंडर मिलाने के लिए ग्रेट पावर्स के बीच जो है वो युद्ध होने लगा, और इस वजह से 1914 में जो है पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ, और ब्रिटिश एम्पायर जो है अगेन स्टार्टेड कैप्चरिंग इन अदर कंट्री, सो नेशनलिज्म जो है spread हुआ and it gained spot importance. Okay, so with these we complete our chapter. But जो टर्मिनोलॉजी, जो कि एक लव होता है, प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर नेशनलिज्म। नेशन स्टेट, जहाँ पर एक सिटीजन शेयर करता है सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सब कुछ कॉमन हो, दैट इज योर व्हाट, अ नेशन स्टेट कंसेप्ट। एलिगरी, जहाँ पर किसी भी एक्सप्रेशन को, फीलिंग को चेहरा देना थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, दैट इज योर एलिगरी। सफरेज मींस द राइट टू वोट। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पुराने थॉट्स हैं, जैसे आप पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड रिफर्ड gradual development, that is your conservatism. Absolutist, a government or system of rule that has no restraints on the power exercised, एग्जाम्पल मोनार्की, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम, जैसे सपोज अगर मोनार्की सिस्टम है किसी कंट्री में, तो सिर्फ और सिर्फ
एक अलोन, एक अकेला आदमी है, तो वो कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। यूटोपियन, यूटोपियन जो है ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है फॉर एन आइडियल सोसाइटी, जो कि प्रिंसिपली डजंट इवन एग्जिस्ट। जैसे एग्जांपल, ऐसी जगह जहाँ गवर्नमेंट की जरूरत ही ना पड़े और वो खुद अपने आप से चले, किसी की हेल्प से नहीं चले, तो वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज योर यूटोपियन। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। फेमिनिस्ट की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट, मतलब वुमेन्स की राइट के हक में लड़ना, उनको उनका हक दिलाना, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स, क्योंकि उस टाइम पे जो थे वुमेन्स थे, जो फीमेल थे, दे उनके पास राइट नहीं था वोट डालने का, तो इस तरीके से। फिर आइडियोलॉजी, सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, एथनिक रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ community identifies with or claims. फिर अब हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो फ्रेडरिक सोल्यू जो थे, ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, जिन्होंने विजुअलाइज किया हिज ड्रीम ऑफ होल वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। नेपोलियन बोनापार्टे कौन थे? ही वाज अ फ्रेंच डिक्टेटर हु डेमोलिश्ड द डेमोक्रेसी। लुइस फिलिप, ही वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस आफ्टर जुलाई रिवॉल्यूशन। ठीक, फिर कैसर विल्हम, हमने देखा कि ही वाज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्पायर आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ 1871। Giuseppe Mazzini established Young Europe and Young Italy in 1831. Giuseppe Garibaldi led volunteers Bismarck of Italy. Count Camillo di Cavour led the movement to unite Italy and he was the first PM of Italy also. Victor Emmanuel II जो थे, he became the king of Italy at 1861. ओके, बट विक्टर इमानुअल सेकेंड, बट उससे पहले जो थे वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? काउंट केमिलो डी केवर। फिर ऑटो वन बिस्मार्क, ही फॉट टू यूनिफाई जर्मनी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस तरीके से फैला। सबसे पहले जो नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन ब्रिटेन जो है वो 1688 से जो है इसकी जो रिवॉल्यूशन जो है, मतलब लोगों का स्ट्रगल जो है वो 1688 से स्टार्ट हुआ, फाइनली 1801 में ब्रिटेन में जो है नेशनलिज्म आ गया। फिर बल्कान में क्या हुआ, 1871 में उसकी शुरुआत हुई जो स्ट्रगल है, और फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर कॉज हुआ, और फिर उसी के तहत जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ तो बल्कान में जो है नेशनलिज्म था जो वो आ चुका था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है 1866 में जो है वो स्टार्ट हुआ उनका जो स्ट्रगल था, और 1871 मतलब इस दौरान जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो हो गया था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है 1859 से 1861, और नेशनलिज्म इन फ्रांस जो है वो 1830 से 48 के बीच में जो है वो आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग है वो 1789 में हुई। 1789 में हुई। सिविल कोड जो है इट वाज गिवन इन 1804। ट्रीटी ऑफ वियना वो साइंड इन 1815। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, जिस जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ, क्यों जो है इकोनॉमिक कंडीशन वो डिप्रेस होने लग गई, वर्स्ट होने लग गए, तो वो कब हुआ? 1830 में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है विच वाज साइंड बिटवीन द ग्रेट पावर्स एंड ऑटोमन एम्पायर, जिसके अंडर ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इट वाज साइंड इन 1832। जोल्वरीन कस्टम यूनियन जो है वो 1834 में इसका फॉर्मेशन हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो 1848 में आया। और जब हम देख रहे थे कि ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान 3 लगातार वॉर जो है वो हुए प्रशिया के साथ, तो वो जो 3 वॉर हैं वो ये थे जो कि 7 साल के अंदर हुए। ठीक, 1864 से 70 तक, 71 तक जो चला, 7 साल के अंदर जो 3 वॉर हुए वो ये 3 वॉर वॉर थे। दानिश प्रशियन वॉर विच वॉज फॉट इन 1864, ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर 1866 में, और फ्रैंको प्रशियन वॉर इन 1870-71। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकता है। तो हमने अपने इस चैप्टर में पूरे कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।